3 बच्चे गली में फुटबॉल खेल रहे थे यूक्रेन में जी। अचानक से बम गिरा। एक बच्चे की वहीं पर ही मृत्यु हो गई और 2 बच्चे पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस यह नहीं देख रहा कि उसने क्या उनके कमर्शियल जो साइट्स हैं उनको तबाह करना है, रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाना है, अस्पतालों को बनाना है, जबकि कहा जाता है कि जो युद्ध की नीति होती है उसमें काफ़ी कुछ नियम होते हैं। खबर और भी आ रही है कि रूस में फेसबुक और ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे काफ़ी कुछ बेहतर होगा, क्योंकि अभी बीते दिन ही रूस के एक व्यापारी ने राष्ट्रपति पुतिन पर $1 बिलियन का इनाम भी रखा था, चाहे उसे जिंदा या मुर्दा लाने के लिए। यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया है, लगातार बमबारी हो रही है और भारतीय छात्र हैं उनको भी वहां से निकाला जा रहा है। किस प्रकार के हालात हैं, क्या अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का आज 10वां दिन पहुंच चुका है। स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। वहीं खास बात एक और भी है कि नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने पर अपनी सहमति नहीं प्रदान की है, जिससे यूक्रेन काफी चिंतित हो चुका है और अमेरिका ने भी नाटो के इस फैसले से सहमति जताई है, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और साथ ही बता दें कि रूस की सेना ने 150 भारतीयों को बंधक बनाया है। बंधक बनाने की बातें पहले भी थी, परंतु भारत सरकार की ओर से इसको खारिज करने की बातें सामने आई थी। परंतु दूसरी तरफ अगर देखें तो यूक्रेन के निहत्थे जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको सड़कों पर भेज दिया गया है ताकि रूस की फौज को अंदर एंटर ना होने दिया जाए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करते हैं, विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है यूक्रेन, और हिमाचल प्रदेश ने बजट अपना प्रस्तुत किया है और साथ ही एक बिल भी प्रस्तुत किया गया है हरियाणा विधानसभा में। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया है, लगातार बमबारी हो रही है और भारतीय छात्र हैं उनको भी वहां से निकाला जा रहा है। किस प्रकार के हालात हैं, क्या अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का आज 10वां दिन पहुंच चुका है। स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। सारा समूचा विश्व ही इस पर चिंता जाहिर कर रहा है। जी। वहीं खास बात एक और भी है कि नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने पर अपनी सहमति नहीं प्रदान की है, जिससे यूक्रेन काफ़ी चिंतित हो चुका है और अमेरिका ने भी नाटो के इस फैसले से सहमति जताई है, उन्होंने अपना समर्थन दिया है कि अगर नो फ्लाई जोन को अगर सहमति मिल जाएगी तो सभी यूरोपीय देशों को चिंता में डूबना पड़ जाएगा और ये युद्ध की स्थिति और भी भयावह हो सकती है। वहीं पुतिन की फौज ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर अपना कब्जा जमा लिया है। जी शाह जी, साथ ही यूएन की बात की जाए तो यूएन की ओर से भी रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। तो इसी के चलते ही अब मानवीय अधिकारों की जो कौंसिल है यूएन की, उन्होंने भी कहा है कि यूक्रेन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, मानवता का ह्रास हो रहा है, उसी के चलते ही हम भी जांच करेंगे। और साथ ही बता दें कि रूस की सेना ने 150 भारतीयों को बंधक बनाया है। ये खुलासे किए हैं। आदमपुर जलंधर में पड़ता है, वहाँ का एक रहने वाला विद्यार्थी है रजत। उससे फ़ोन पर बातचीत हुई पत्रकारों की, तो उसने कहा है कि 150 के करीब लोगों को बंधक बनाया है रूस ने। जी, वहीं बंधक बनाने की बातें पहले भी थी, परंतु भारत सरकार की ओर से इसको खारिज करने की बातें सामने आई थी। परंतु दूसरी तरफ अगर देखें तो यूक्रेन के निहत्थे जो लोग हैं,
नागरिक हैं उनको सड़कों पर भेज दिया गया है ताकि रूस की फौज को अंदर एंटर ना होने दिया जाए। तो ये स्थितियां भी काफी चिंता का विषय है। अगर निहत्थे लोगों को फौज के सामने इस तरह पेश किया जाएगा तो स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। बिल्कुल शाही जी, यूक्रेन ने तो वीज़ा की अपनी शर्त ही ख़त्म कर दी है कि कोई भी यूक्रेन में आ सकता है। यूक्रेन में आकर उसके खान पान का पूरा प्रबंध किया जाएगा और नागरिकता देने तक की बात भी अखबारों में आ चुकी है। इसके साथ एक और भी खबर संधू साहब सामने दिखाई दे रही है। अमेरिका ने 18 माह के लिए यूक्रेन से आने वाले जो लगभग एक सप्ताह में 10 लाख से अधिक लोग निकल गए हैं उनको अस्थायी तौर से वीजा प्रदान करने की भी घोषणा कर दी है जी। तो इस तरह की स्थितियां कई शुभ संकेत भी हैं, परंतु एक दूसरे देश को लड़ाने में भी ये सहयोग ज्यादा दे रही हैं। शाह जी बिल्कुल कहते हैं कि मेक है वाइल्ड द सनशाइन, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो लो। बिल्कुल कहा जाता है, अक्सर आपने कहानी बंदरों वाली भी सुनी होगी कि जो दो बिल्लियां लड़ रही तो बंदर बीच में आके उनकी रोटी खा गया था। तो ऐसे मौके जो होते हैं हमलावर भी ढूंढते रहते हैं कि किसी प्रकार से भी जो है दो देश लड़ रहे हैं तो अपना जो फ़ायदा है उसमें सोचना सभी शुरू कर देते हैं। तो इसी के चलते बात की जाए रूस की, तो रूस के जो सैनिक हैं 500 के करीब मारे गए हैं। रूस ने खुद दावा किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि 1600 के करीब हमारे जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि हमने 9166 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 250 टैंक उनके तबाह कर दिए हैं और साथ ही 33 लड़ाकू जहाज़ भी हमने नीचे गिरा दिए हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं शाही जी, कहाँ 500 कहाँ 9000 से ऊपर, काफ़ी जो है दूरी है। बिल्कुल स्थितियां विपरीत ही हैं, परंतु हर एक सरकार अपना अपना दावा करती है। अगर भारत की बात करें तो जानकारियां कुछ दिन पहले मिली थी कि 18,000 से अधिक लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उनमें से अब भारत सरकार ये दावा कर रही है कि 17,000 लोगों को निकाला जा चुका है जी। तो अब ये आंकड़े भी काफी विरोधाभास में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल शाही जी, जिस प्रकार से वीडियोस आती हैं तो वीडियोस में आप देख सकते हैं कि बंकर्स में या फिर एयरपोर्ट हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में अब भी भारतीय स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो इसी के चलते काफ़ी आंकड़ों में जो हेर फेर देखने को मिलता है। वहीं पर यूक्रेन का कहना है कि हमारे 331 नागरिक इस दौरान मारे गए हैं और 675 घायल हुए हैं। लेकिन उन्हें यही नहीं बताया कि हमारे जो सैनिक हैं वो कितने मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं। तो इसी के चलते कल की जो एक घटना है उसका जिक्र करना बन जाता है। इस युद्ध के दौरान 3 बच्चे गली में फुटबॉल खेल रहे थे यूक्रेन में जी। अचानक से बम गिरा, एक बच्चे की वहीं पर ही मृत्यु हो गई और 2 बच्चे पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे यह है कि रूस यह नहीं देख रहा कि उसने क्या उनके कमर्शियल जो साइट्स हैं उनको तबाह करना है, रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाना है, अस्पतालों को बनाना है। जबकि कहा जाता है कि जो युद्ध की नीति होती है उसमें काफ़ी कुछ नियम होते हैं, लेकिन रूस सभी नियमों को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी में एक खबर और भी आ रही है कि रूस में फेसबुक और ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे काफी कुछ बेहतर होगा क्योंकि अभी बीते दिन ही रूस के एक व्यापारी ने राष्ट्रपति पुतिन पर $1 बिलियन का इनाम भी रखा था, चाहे उसे जिंदा या मुर्दा लाने के लिए, क्योंकि वह ट्विटर हैंडल पर ही इसको पोस्ट किया गया था। शायद यही कारण है कि यहाँ पर इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जी शाही जी, बिल्कुल यूक्रेन के पक्ष में काफ़ी देश आ चुके हैं। इसी के चलते कनाडा की बात की जाए तो कनाडा के अल्बर्टा ने कहा है कि हम 10 मिलियन की मदद देंगे यूक्रेन को। उसमें से 5 मिलियन की जो मदद है वो होगी, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी जाएंगी, उनको संचार यंत्र दिए जाएंगे ताकि वो युद्ध में लड़ते रहें। तो इसी के चलते ही दिल्ली से संबंधित एक विद्यार्थी है हरजोत सिंह, उसको भी गोली लगी है, बुरी तरह से वो घायल है। कीव के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और साथ ही उसने एम्बेसी से भी मदद की गुहार लगाई है। जी, गुहार लगाने की बातें पहले भी थी। लोग रेलवे स्टेशन के बंकरों में छुपे हैं, यानी कि अंडरग्राउंड जो पाथ होता है उस पर छुपे हुए हैं और बंकरों में भी बड़ी संख्या में। कुछ दिन पहले भी हमने वहाँ पर यूक्रेन में कुछ बच्चों से बातचीत की थी, तो वो बच्चों ने भी बताया था कि यहाँ पर हमारे पास खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, पानी तक की नहीं है। परंतु यहाँ से बातें सामने जो आ रही हैं सरकार की ओर से, उनकी तरफ से घोषणा की जा रही है कि हम उनको हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। परंतु वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं
उनकी जब ये बातें हमारे सामने आती हैं तो लोगों में एक विरोधाभास की बातें हमें ज़्यादा जग जाहिर हो रही हैं। जी शाही जी, बिल्कुल यूक्रेन की बात हम कर चुके हैं। यूक्रेन के जो हालात हैं, जितनी भी ताज़ा जानकारी है वो हमने अपने दर्शकों को दे दी है। साथ ही बात करते हैं हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बजट प्रस्तुत किया गया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने खुद बजट प्रस्तुत किया है। 3 घंटे तक वो बजट को पढ़ते रहे और कहा जा रहा है कि टैक्स फ्री बजट है, क्योंकि आने वाले समय में नवंबर या अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जयराम ठाकुर की ओर से 51,365 करोड़ रुपए का फ्री बजट, यानी कि कोई भी कर नहीं, इस बार लगाया गया है। इसमें मैं कुछ प्रमुख जानकारियां शेयर कर रहा हूं। वो ये है कि सभी तरह की छात्रवृत्तियों को अब अधिक राशि प्रदान करने का फैसला किया गया है। विभिन्न विभागों में लगभग 30,000 नौकरियां नई देने की घोषणा की गई है। आंगनवाड़ी व आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाने की बात है। 60 साल से ऊपर सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के। खिलाड़ियों की डाइट मनी में 100% इजाफा किया गया है। जबकि उज्ज्वला गृहिणी योजना के तहत अब 3 मुफ्त सिलेंडर अधिक देने की भी घोषणा की गई है। जी, इसके अलावा HRTC के बेड़े में 220 नई बसें, किसानों को 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली देने की बातें की गई हैं। साथ ही शराब पर कर लगाकर उसको गौ सेस के नाम पर गायों के विकास में खर्च करने की भी घोषणा की गई है। जी शाही जी, आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश में जितने भी आवारा पशु हैं उनके लिए भी गंभीर होती नजर आ रही है हिमाचल सरकार। आपने बता दिया कि शराब के ऊपर भी काउ सेस लगाया जाएगा कि 1% तक जो हिस्सा होगा वो काउ सेस में जाएगा, वहाँ की बिक्री का, शराब का। तो इसी के चलते ही जल्द ही जो ये बजट सेशन चल रहा है तो इसमें एक नया कानून पारित हो सकता है हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से कि जो लोग अपने पशुओं को इस्तेमाल करने के बाद जब तक वो दूध देते हैं उसके बाद सड़क पर छोड़ते हैं तो उनको इस कानून के तहत जेल भी हो सकती है। इसमें एक और भी खबर संधू साहब बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, वह ये कि अभी हाल में ही सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था। तो हिमाचल सरकार ने उनके नाम पर संगीत महाविद्यालय बनाने का भी घोषणा की है। यो संगीत को बढ़ावा देने के लिए बहुत शुभ संकेत माना जा सकता है। बिल्कुल शाही जी, जो जानवर हैं उनकी बात कर रहे थे, जहाँ पशु होते हैं वो काफ़ी हादसों का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी के चलते लेकिन जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हवाला दिया है, जो संदर्भ दिया है कि इस बार बर्फबारी ज़्यादा हुई थी तो इसके चलते काफ़ी पशु मारे गए थे। बिल्कुल, तो इस ओर तो उनका ध्यान चला गया, लेकिन अगर कानून पारित होता है तो बढ़िया बात है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यह भी उनको प्रस्तुत करने चाहिए आंकड़े कि जितने भी लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं जानवरों के कारण, इन पशुओं के कारण, तो उनको भी कोई मुआवजा दिया जाए, उनके लिए भी कुछ किया जाए। व्यवस्था की जाए कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति जाता है, किसी परिवार का मुख्य सदस्य भी जाता है, तो परिवार के पालन के लिए कोई सरकार ऐसी पॉलिसी लाए। बिल्कुल सही कहा, इसको गंभीरता से सोचने के लिए बहुत जरूरी कदम होगा। और शाही जी, साथ ही बात करते हैं हमारा एक और पड़ोसी राज्य है हरियाणा। अक्सर जो किसान है वहाँ के कृषि आंदोलन के दौरान उसको बोलते थे कि बड़ा भाई पंजाब है, हम पंजाब के छोटे भाई हैं, यानी कि पंजाब का छोटा भाई हरियाणा। तो वहाँ पर भी एक जो बिल है वो प्रस्तुत किया गया है, वो है धर्म परिवर्तन को लेकर। वो क्या बिल है, कैसा है, उसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ है। बिल्कुल, कल ही बजट सेशन में ये बिल को पारित भी कर दिया गया है, धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2000 बिल 2022, और इसके उल्लंघना पर 10 साल की कैद की प्रावधान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। इसमें काफ़ी कुछ रखा गया है कि विवाह के समय धर्म को छिपाने की बात ना हो और जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपना एक दस्तावेज आपको पेश करना होगा। इस तरह की स्थितियां, अगर किसी व्यक्ति को इसके ऊपर आपत्ति होगी तो द्वारा उसके ऊपर छानबीन जारी हो सकती है। और विधेयक की धारा 3 का अगर उल्लंघन होगा तो 5 से 10 साल का कारावास और कम से कम 4 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का भी प्रावधान रखा गया है। जी शाही जी, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि
सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में आग लगी है। ब्रेक जाम हो गई गाड़ी की, तो इसके चलते शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगने की घटना है। पहले इंजन से शुरुआत हुई आग लगने की, 2 डिब्बों तक वो आग पहुंच गई। यात्रियों ने ट्रेन से फटाफट उतरकर भागकर अपनी जान बचाई। बड़ा हादसा होने से वहां टला है और जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस है, वहां पहुंच चुकी है, जो रेलवे पुलिस होती है, और छानबीन की जा रही है कि क्या कारण रहे, किस प्रकार से हादसा हुआ, तो उसके लिए भी जाँच जारी है। और साथ ही बड़ा झटका लगा है जी भाजपा को। म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव हैं आने वाले समय में दिल्ली में, लेकिन उससे पहले भाजपा के 2 काउंसलर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक सरकार के काम कर रही है, लगातार तीसरी उनकी टर्म चल रही है और अब एमसीडी के चुनाव अगले माह होने जा रहे हैं। इसके चलते अभी हाल में ही नामांकन दर्ज करने का, दाखिल करने का भी काम शुरू होने वाला है। इसी कड़ी के तहत भाजपा से 2 बार निगम पार्षद और शहादरा दक्षिण के चेयरमैन देवेंद्र चौधरी व कांग्रेस के पूर्व पार्षद रमेश पंडित दोनों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस सदस्यता को ग्रहण करवाने में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई और दोनों पार्षदों को जताया जा रहा है कि वे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बतौर कैंडिडेट वहां पर नामित हो जाएंगे। जी बिल्कुल शाही जी, जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 10 मार्च को नतीजे आएंगे। मणिपुर में आज चुनाव जारी है, वोटिंग हो रही है। बता दें कि 22 सीटें हैं वहाँ पर और 92 उम्मीदवार वहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। आज वहाँ इलेक्शन है। कल यानी कल के बाद 7 मार्च को आखिरी गेड़ है, जो आखिरी चरण है वो है यूपी का। तो यूपी में भी जब चुनाव हो जाएंगे तो 10 मार्च को 5 राज्यों के इकट्ठे नतीजे आएंगे। उसके ऊपर भी हमारी नज़र बनी रहेगी, आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सो दर्शकों, इसी प्रकार खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम में और खुलासे लेकर और न्यूज़ लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।